22.1 परिचय। एक अच्छे टूल का उपयोग करने से एकत्रित की गई जानकारी बेहतर हो जाती है। यदि कोई उपकरण अच्छा है तो वह विश्वसनीय और सटीक है। इसका मतलब यह है कि हर बार उपयोग करने पर यह वही जानकारी देता है। एक खराब तरीके से लिखा गया सर्वेक्षण सटीकता को खराब कर सकता है और पूरे शोध को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सर्वेक्षण को अच्छा और उपयोगी बनाने के लिए शोधकर्ता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह सर्वेक्षण करते समय सावधानी बरतें। 22.2 डेटा संग्रह के लिए तकनीक उपकरण। यह भाग इस बारे में बात करता है। विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण उपकरण। 2 साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति की भूमिका। 3 साक्षात्कार के चरण। और 4 साक्षात्कार कैसे पक्षपाती हो सकते हैं। सर्वेक्षण उपकरणों के प्रकार। सर्वेक्षणों में उपयोग किए जाने वाले 5 मुख्य प्रकार के उपकरण हैं। ए स्वप्रशासित प्रश्नावली। बी आमने-सामने साक्षात्कार। सी टेलीफोन साक्षात्कार। डी इंटरनेट सर्वेक्षण। और ई संरचित अवलोकन। इनमें से प्रत्येक उपकरण के अच्छे और बुरे बिंदु हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ए स्वप्रशासित प्रश्नावली। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति स्वयं प्रश्नों का उत्तर देता है। वे इसे मेल द्वारा, कंप्यूटर पर या कक्षा या कार्यालय जैसी जगह पर हाथ से कर सकते हैं। लोग प्रश्न पढ़ते हैं और उनके उत्तर लिखते हैं। लाभ। ये प्रश्नावली सस्ती है क्योंकि इनमें साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कई सर्वेक्षण उनका उपयोग करते हैं। लोगों के पास अपने उत्तरों के बारे में सोचने का समय है, खासकर सेक्स या राजनीति जैसे संवेदनशील विषयों पर। कुछ लोग साक्षात्कार की तुलना में अकेले इन प्रश्नों का उत्तर देने में अधिक सहज महसूस करते हैं। मेल द्वारा भेजे गए प्रश्नावली के साथ लोग सुविधाजनक होने पर उन्हें भर सकते हैं और वे अपने रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं। वे गुमनाम भी रहते हैं और साक्षात्कारकर्ता के पूर्वाग्रह से बचते हैं। वे शिक्षित या रुचि रखने वाले समूहों के लिए अच्छा काम करते हैं। नुकसान। मुख्य समस्या यह है कि बहुत से लोग इन्हें नहीं भरते हैं। कुछ लोग इसे समय की बर्बादी के रूप में देखते हैं। वे उन जगहों पर महान नहीं हैं, जहां लिखने की तुलना में बात करना अधिक आम है। कभी-कभी 10% से भी कम लोग इन्हें लौटाते हैं। अनुस्मारक भेजने से मदद मिल सकती है, लेकिन इसमें अधिक समय और पैसा लगता है। यदि कुछ लोग पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं हैं, तो उन्हें इसे भरना कठिन लगता है। जब शोधकर्ता प्रश्नावली का उपयोग करते हैं, तो वे हमेशा यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि लोग उन्हें कहाँ और कैसे भरते हैं। यदि कोई किसी सभा में प्रश्नावली पूरी करता है, तो उसके उत्तर उपस्थित अन्य लोगों से प्रभावित हो सकते हैं। परिवार के सदस्य प्रश्नों का उत्तर देने में मदद कर सकते हैं, या इच्छित व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति इसे भर सकता है। कुछ लोग प्रश्नों का उत्तर हफ्तों बाद या अपेक्षा से भिन्न क्रम में दे सकते हैं। अपूर्ण प्रश्नावली भी एक समस्या है। शोधकर्ता यह नहीं देख सकते कि लोग प्रश्नों या अपने परिवेश पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। स्वप्रशासित प्रश्नावली की सीमाएं हैं। उनमें ऐसे प्रश्न शामिल नहीं हो सकते जिनके लिए दृश्य सहायता, ओपन-एंडेड प्रश्न, कई अनुवर्ती प्रश्न या जटिल प्रश्न शामिल हैं। आमने-सामने साक्षात्कार में कम से कम 2 लोग शामिल होते हैं। एक प्रश्न पूछता है, साक्षात्कारकर्ता, और दूसरा उत्तर देता है, साक्षात्कारकर्ता। कभी-कभी साक्षात्कार में समूह शामिल होते हैं। लाभ। सर्वेक्षण डेटा एकत्र करने के लिए आमने-सामने साक्षात्कार बहुत अच्छे होते हैं। उन्हें स्वप्रशासित प्रश्नावलियों की तुलना में अधिक लोगों से प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, विशेष रूप से मेल द्वारा भेजी गई। जब सीधे भाग लेने के लिए कहा जाता है तो लोगों के मना करने की संभावना कम होती है। इसके अलावा जो लोग अकेले प्रश्नावली नहीं भर सकते, वे साक्षात्कारकर्ता द्वारा पूछे जाने पर उत्तर दे सकते हैं।
इन साक्षात्कारों से बेहतर प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों की व्याख्या कर सकते हैं और अनुवर्ती प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तर अस्पष्ट होने पर साक्षात्कारकर्ता स्पष्टीकरण भी मांग सकते हैं। पूछताछ की यह गहराई जानकारी की गुणवत्ता में सुधार करती है। किसी साक्षात्कारकर्ता से सीधे बात करने पर साक्षात्कारकर्ताओं के गलत उत्तर देने की संभावना कम होती है। नुकसान: आमने सामने का साक्षात्कार अच्छे साक्षात्कारकर्ताओं पर निर्भर करता है। प्रशिक्षण और कार्मिक लागत के कारण वे महंगे हो सकते हैं। साक्षात्कारकर्ता का पूर्वाग्रह भी एक जोखिम है, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता की उपस्थिति, लहजा और शब्दांकन प्रतिक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। फोन साक्षात्कार। टेलीफोन साक्षात्कार साक्षात्कारकर्ता की आवाज का उपयोग करके फोन पर आयोजित साक्षात्कार है। लाभ: आमने सामने की तुलना में फोन साक्षात्कार सस्ते होते हैं। वे आधे से भी कम कीमत पर प्रतिनिधि नमूना दे सकते हैं। बहुत से लोगों के पास फोन है, जिससे बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं तक पहुंचना आसान हो जाता है। फोन कंपनियों की छूट के साथ डेटा एकत्र करना और भी सस्ता हो जाता है। नुकसान: बिना फोन वाले लोग, आम तौर पर गरीब व्यक्ति और गैर सूचीबद्ध नंबर वाले लोग, जैसे अमीर या हाल ही में स्थानांतरित हुए लोगों को बाहर रखा गया है। फोन साक्षात्कार आमने सामने की जानकारी का केवल 1/3 ही प्रदान करते हैं। विकल्पों की सूची दिखाने जैसी दृश्य तकनीकें संभव नहीं है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में उच्च फोन लागत और सीमित साक्षात्कार समय भी समस्याएं हैं। इसके अतिरिक्त ओपन-एंडेड प्रश्न पेचीदा होते हैं। साक्षात्कारकर्ता केवल बड़ी गड़बड़ी, जैसे पृष्ठभूमि शोर और उत्तरदाता की आवाज का स्वर ही नोट कर सकते हैं। इंटरनेट सर्वेक्षण। 1990 के दशक के मध्य से इंटरनेट सर्वेक्षणों के लिए लोकप्रिय हो गया है। इसके 2 मुख्य तरीके हैं: ईमेल और वेब पेजों के माध्यम से। ईमेल सर्वेक्षण। सर्वेक्षण अनुसंधान के लिए ईमेल प्रश्नावली सबसे अधिक लागत प्रभावी तरीका है। वे 3 रूपों में आते हैं। सबसे पहले, ईमेल में सादे पाठ वाले प्रश्न होते हैं, जहां उत्तरदाता उत्तर देने के लिए बस ईमेल को संपादित करते हैं। दूसरा, ईमेल अनुलग्नक के रूप में एक स्वरूपित प्रश्नावली भेजी जाती है। तीसरा, एक इंटरैक्टिव प्रश्नावली को अनुलग्नक के रूप में भेजा जा सकता है, भरा जा सकता है और ईमेल के माध्यम से वापस किया जा सकता है। 2. वेब पेज आधारित सर्वेक्षण। इन सर्वेक्षणों के लिए उत्तरदाताओं को एक विशिष्ट वेब पेज URL पर जाने की आवश्यकता होती है, जहां उन्हें प्रश्नावली मिलेगी। उत्तरदाताओं की भर्ती आमतौर पर निम्नलिखित तरीकों से की जाती है। पॉपअप प्रश्नावली। जब कोई किसी पृष्ठ पर जाता है, तो एक प्रश्नावली पॉपअप हो सकती है या उन्हें प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक विशिष्ट URL पर जाने के लिए कहा जा सकता है। यह विधि साइट पर आने वाले लोगों और भाग लेने के लिए सहमत होने पर निर्भर करती है। अन्य साइटों पर विज्ञापन। सर्वेक्षणों का विज्ञापन अन्य वेबसाइटों पर किया जा सकता है, जिससे विभिन्न स्रोतों से उत्तरदाताओं को आकर्षित किया जा सके। हालांकि इससे कई प्रतिक्रियाएं मिल सकती हैं, लेकिन नमूने की प्रतिनिधित्वशीलता निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण है। सूची सर्वर, समाचार समूह और चैट समूह विज्ञापन। शोधकर्ता अपनी प्रश्नावली का प्रचार कर सकते हैं या इंटरनेट आधारित सूचियों से प्रतिभागियों को आमंत्रित कर सकते हैं। ईमेल निमंत्रण। शोधकर्ता उपलब्ध ईमेल पते वाले व्यक्तियों को निमंत्रण ईमेल कर सकते हैं। वे ईमेल और वेब पेज सर्वेक्षणों को भी जोड़ सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ईमेल सर्वेक्षण की सीमाएं टेलीफोन साक्षात्कार के समान है। तालिका 22.1 सर्वेक्षण के प्रकार और उनकी विशेषताएं। यह तालिका विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों की तुलना उनकी संबंधित विशेषताओं से करती है। इसे 4 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रशासनिक मुद्दा। अनुसंधान नियंत्रण।
सी, विभिन्न प्रश्नों के साथ सफलता, और डी, पूर्वाग्रह के स्रोत। प्रशासनिक मुद्दा। लागत। सर्वेक्षण आयोजित करने की लागत स्वप्रशासित सर्वेक्षणों के लिए सबसे सस्ती से लेकर आमने सामने साक्षात्कार के लिए सबसे महंगी तक होती है। गति। डेटा संग्रह की गति भी भिन्न होती है। स्वप्रशासित सर्वेक्षण सबसे धीमे होते हैं और टेलीफोन साक्षात्कार सबसे तेज होते हैं। लंबाई। प्रश्नों की संख्या स्वप्रशासित सर्वेक्षणों के लिए प्रश्नों की संख्या मध्यम से लेकर आमने सामने साक्षात्कार के लिए सबसे लंबी होती है। प्रतिक्रिया दर। स्वप्रशासित सर्वेक्षणों के लिए प्रतिक्रिया दर सबसे कम से बढ़कर आमने सामने साक्षात्कार के लिए उच्चतम हो जाती है। अनुसंधान नियंत्रण। जांच संभव। स्वप्रशासित सर्वेक्षणों में जांच संभव नहीं है, लेकिन टेलीफोन और आमने सामने साक्षात्कार दोनों में संभव है। विशिष्ट प्रतिक्रिया। विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता की क्षमता स्वप्रशासित सर्वेक्षणों में अनुपस्थित है, लेकिन टेलीफोन और आमने सामने साक्षात्कार दोनों में मौजूद है। प्रश्न क्रम। प्रश्नों के क्रम को टेलीफोन और आमने सामने साक्षात्कार दोनों में नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन स्वप्रशासित सर्वेक्षणों में नहीं। केवल एक उत्तरदाता, एकाधिक उत्तरदाताओं को स्वप्रशासित सर्वेक्षण, टेलीफोन साक्षात्कार या आमने सामने साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जा सकता है। दृश्य अवलोकन। स्वप्रशासित सर्वेक्षणों में दृश्य अवलोकन संभव नहीं है, लेकिन टेलीफोन और आमने सामने साक्षात्कार दोनों में संभव है। विभिन्न प्रश्नों से सफलता। दृश्य सहायता। दृश्य सहायता का उपयोग आमने सामने साक्षात्कार में किया जा सकता है, लेकिन उनका उपयोग टेलीफोन साक्षात्कार में सीमित है और स्वप्रशासित सर्वेक्षणों में उपलब्ध नहीं है। ओपन-एंडेड प्रश्न। ओपन-एंडेड प्रश्नों का उपयोग स्वप्रशासित और टेलीफोन साक्षात्कार दोनों में सीमित है, लेकिन वे आमने सामने साक्षात्कार के लिए अधिक उपयुक्त हैं। आकस्मिक प्रश्न। आकस्मिक प्रश्नों का उपयोग टेलीफोन और आमने सामने साक्षात्कार दोनों में किया जा सकता है, लेकिन स्वप्रशासित सर्वेक्षणों में उनका उपयोग सीमित है। जटिल प्रश्न। जटिल प्रश्नों का उपयोग टेलीफोन और आमने सामने साक्षात्कार दोनों में किया जा सकता है, लेकिन स्वप्रशासित सर्वेक्षणों में उनका उपयोग सीमित है। संवेदनशील प्रश्न। संवेदनशील प्रश्नों के लिए सर्वेक्षणों की उपयुक्तता सभी प्रकार के सर्वेक्षणों में समान रहती है। पूर्वाग्रह के स्रोत। सामाजिक वांछनीयता। इस प्रकार का पूर्वाग्रह सर्वेक्षण प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। साक्षात्कारकर्ता पूर्वाग्रह। इस प्रकार का पूर्वाग्रह स्वप्रशासित सर्वेक्षणों में मौजूद नहीं है, लेकिन यह टेलीफोन और आमने सामने साक्षात्कार दोनों में मौजूद है। आमने सामने साक्षात्कार में बदतर होने की संभावना है। उत्तरदाता का पढ़ने का पूर्वाग्रह। इस प्रकार का पूर्वाग्रह उत्तरदाता की पढ़ने की क्षमता और समझ के कारण स्वप्रशासित सर्वेक्षणों में मौजूद होता है। तालिका विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों की विशेषताओं, फायदे और नुकसान का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। विस्तृत अवलोकन। एक संरचित अवलोकन विधि दृश्य रूप से जानकारी एकत्र करती है और पर्यवेक्षक को विशेष कार्यों या लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए बनाई जाती है। उदाहरण के लिए, यदि दो लोग किसी स्कूल में जाते हैं और उन्हें उनके द्वारा देखे जाने वाले कंप्यूटरों की संख्या गिनने और नोट करने, एयर कंडीशनिंग की जांच करने और कमरे के आकार को वर्ग फुट में मापने के लिए कहा जाता है, तो वे एक संरचित अवलोकन कर रहे हैं। इस पद्धति का उपयोग आमतौर पर सर्वेक्षण अनुसंधान में नहीं किया जाता है, लेकिन सहभागी अवलोकन में इसका अधिक बार उपयोग किया जाता है। चिंतन और क्रिया 22.1। मान लीजिए आपको अपने क्षेत्र में अपशिष्ट निपटान विधियों का सर्वेक्षण करना है। उपरोक्त चर्चा किए गए सर्वेक्षण उपकरणों में से आप अपने सर्वेक्षण के लिए कौन सा उपकरण चुनना चाहेंगे? विशिष्ट कारण बताएं कि आप धारा 22.2 में उल्लिखित एक उपकरण का चयन क्यों करेंगे और किसी अन्य का नहीं। शीर्षक: अपशिष्ट निपटान विधियों का सर्वेक्षण
एक चिंतन और कार्रवाई दृष्टिकोण। परिचय। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे मेरे क्षेत्र में अपशिष्ट निपटान विधियों पर एक सर्वेक्षण करने का काम सौंपा गया है, सबसे उपयुक्त सर्वेक्षण उपकरण का चयन करना अनिवार्य है। इस चिंतनशील निबंध का उद्देश्य धारा 22.2 में चर्चा किए गए विभिन्न सर्वेक्षण उपकरणों का पता लगाना और एक को दूसरे के ऊपर चुनने के लिए तर्क प्रदान करना है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर मेरा लक्ष्य सर्वेक्षण के उद्देश्यों के अनुरूप अपनी पसंद को उचित ठहराना है। सर्वेक्षण उपकरणों की साहित्य समीक्षा। 1. प्रश्नावली। प्रश्नावली उत्तरदाताओं से डेटा इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया गया प्रश्नों का एक संरचित सेट है। यह बड़े नमूना आकार तक कुशलतापूर्वक पहुंचने का लाभ प्रदान करता है। हालांकि मानकीकृत प्रतिक्रियाओं के कारण उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण को समझने में गहराई की कमी हो सकती है। B. साक्षात्कार। साक्षात्कार में उत्तरदाताओं के साथ सीधा संवाद शामिल होता है, जिससे उनके दृष्टिकोण को गहराई से जानने का मौका मिलता है। यह विस्तृत प्रतिक्रियाओं के लिए जांच में लचीलापन प्रदान करता है, लेकिन समय लेने वाला और संसाधनघन हो सकता है। C. अवलोकन। अवलोकन विधियों में क्षेत्र में अपशिष्ट निपटान प्रथाओं को सीधे देखना शामिल है। यह प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, लेकिन इसका दायरा सीमित हो सकता है और व्यवहार के पीछे अंतर्निहित कारणों को नहीं पकड़ सकता है। D. फोकस समूह चर्चा FGD। FGD अपशिष्ट निपटान से संबंधित दृष्टिकोण, विश्वास और व्यवहार का पता लगाने के लिए समूह की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाते हैं। वे प्रतिभागियों के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे समृद्ध गुणात्मक डेटा प्राप्त होता है। हालांकि FGD को कुशल संयम की आवश्यकता होती है और यह क्षेत्र में विचारों की विविधता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। सर्वेक्षण उद्देश्यों पर चिंतन। सर्वेक्षण उपकरण का चयन करने से पहले अध्ययन के उद्देश्यों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इस मामले में प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तिगत विकल्पों को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ साथ क्षेत्र में प्रचलित अपशिष्ट निपटान विधियों को समझना है। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण का उद्देश्य स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सुधार के क्षेत्रों और संभावित हस्तक्षेपों की पहचान करना है। सर्वेक्षण उपकरण का विश्लेषण और चयन। सर्वेक्षण के उद्देश्यों और संदर्भ को देखते हुए सबसे उपयुक्त उपकरण प्रश्नावली और अवलोकन का संयोजन होगा। 1. प्रश्नावली। एक संरचित प्रश्नावली डेटा संग्रह के लिए प्राथमिक उपकरण के रूप में काम करेगी। यह बड़े नमूना आकार में मानकीकृत डेटा संग्रह की अनुमति देता है, जो विभिन्न अपशिष्ट निपटान विधियों की व्यापकता में मात्रात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। प्रश्नों को जनसांख्यिकीय जानकारी, वर्तमान प्रथाओं, अपशिष्ट निपटान की आवृत्ति, रिसाइक्लिंग पहल के बारे में जागरूकता और टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन में बाधाओं को पकड़ने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। B. अवलोकन। प्रश्नावली को पूरक करते हुए स्वरिपोर्ट किए गए व्यवहारों को मान्य करने और अपशिष्ट निपटान प्रथाओं में बारीकियों की पहचान करने के लिए अवलोकन विधियों को नियोजित किया जाएगा। अवलोकन स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण, निपटान तकनीकों और स्थानीय नियमों के पालन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह प्रासंगिक समझ प्रदान करेगा और प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त मात्रात्मक डेटा को समृद्ध करेगा। चयनित उपकरण का औचित्य। 1. व्यापक डेटा संग्रह। प्रश्नावली और अवलोकन का संयोजन अपशिष्ट निपटान प्रथाओं की व्यापक समझ को सक्षम बनाता है, जबकि प्रश्नावली व्यापकता और पैटर्न पर मात्रात्मक डेटा प्रदान करती है। अवलोकन वास्तविक व्यवहार और प्रासंगिक कारकों में गुणात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। B. दक्षता और सटीकता। एक संरचित प्रश्नावली विविध नमूने से कुशल डेटा संग्रह सुनिश्चित करती है। अवलोकन संबंधी डेटा को शामिल करके
पूर्वाग्रहों और अशुद्धियों को कम करते हुए स्वरिपोर्ट की गई जानकारी की सटीकता और विश्वसनीयता को मान्य किया जा सकता है। सी। अंतर्दृष्टि की गहराई। प्रश्नावली अपशिष्ट निपटान से संबंधित विभिन्न पहलुओं की व्यवस्थित खोज की अनुमति देती है, जबकि अवलोकन वास्तविक प्रथाओं में सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह संयोजन डेटा को गहराई और समृद्धि प्रदान करता है, जिससे विषय के समग्र विश्लेषण की सुविधा मिलती है। डी। व्यावहारिक विचार। संसाधन की कमी और समय पर परिणामों की आवश्यकता को देखते हुए प्रश्नावली और अवलोकन का संयोजन व्यवहार्यता और प्रभावशीलता के बीच संतुलन बनाता है। यह निष्कर्षों की विश्वसनीयता और वैधता सुनिश्चित करते हुए डेटा संग्रह प्रयासों को अनुकूलित करता है। कार्य योजना। चयनित सर्वेक्षण उपकरण के साथ निम्नलिखित कार्य योजना लागू की जाएगी। 1. प्रश्नावली डिजाइन, अपशिष्ट निपटान प्रथाओं, रिसाइक्लिंग व्यवहार, जागरूकता स्तर और सामाजिक जनसांख्यिकीय विशेषताओं से संबंधित प्रमुख चर को शामिल करते हुए एक संरचित प्रश्नावली विकसित करें। बी। नमूनाकरण रणनीति, क्षेत्र के भीतर उत्तरदाताओं की समावेशिता और विविधता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रतिनिधि नमूना आकार और नमूनाकरण तकनीक निर्धारित करें। सी। डेटा संग्रह, विभिन्न चैनलों जैसे घर घर सर्वेक्षण, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रश्नावली का प्रबंधन करें। समवर्ती रूप से अपशिष्ट निपटान प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए क्षेत्र के भीतर विभिन्न स्थानों पर अवलोकनात्मक दौरे आयोजित करें। डी। डेटा विश्लेषण, सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करके प्रश्नावली से मात्रात्मक डेटा को एकत्रित और विश्लेषण करें। पैटर्न, प्रवृत्तियों और संघों की पहचान करने के लिए अवलोकन संबंधी डेटा से एकत्रित गुणात्मक अंतर्दृष्टि के साथ निष्कर्षों को त्रिभुजित करें। ए। रिपोर्ट और सिफारिशें, क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में सुधार के लिए सर्वेक्षण निष्कर्षों, व्याख्याओं और सिफारिशों पर प्रकाश डालते हुए एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करें। स्थानीय अधिकारियों, सामुदायिक संगठनों और पर्यावरण एजेंसियों सहित प्रासंगिक हितधारकों तक परिणाम प्रसारित करें। निष्कर्ष। निष्कर्ष में अपशिष्ट निपटान विधियों की जांच के लिए एक सर्वेक्षण उपकरण के चयन में उद्देश्यों, व्यवहार्यता और डेटा आवश्यकताओं पर सावधानीपूर्वक विचार करना शामिल है। प्रश्नावली और अवलोकन के संयोजन को चुनकर यह दृष्टिकोण एक मजबूत डेटा संग्रह प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, जो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चिंतनशील अभ्यास और सूचित निर्णय लेने के माध्यम से सर्वेक्षण स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए साक्ष्य आधारित हस्तक्षेपों में योगदान करने का प्रयास करता है। 2. सामाजिक सर्वेक्षण में साक्षात्कारकर्ता की भूमिका। साक्षात्कार कई अलग अलग स्थितियों में होते हैं। नियोक्ता उन लोगों से बात करते हैं जो उनके लिए काम करना चाहते हैं। डॉक्टर मरीजों से सवाल पूछते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ अपने ग्राहकों से बात करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता उन लोगों का साक्षात्कार लेते हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। रिपोर्टर राजनेताओं का साक्षात्कार लेते हैं। पुलिस अधिकारी गवाहों और पीड़ितों से बात करते हैं। लेकिन जब सर्वेक्षण अनुसंधान की बात आती है, तो साक्षात्कार थोड़ा अलग होता है। मुख्य उद्देश्य अन्य प्रकार के साक्षात्कारों की तरह ही सटीक जानकारी प्राप्त करना है। साक्षात्कार का मतलब सिर्फ सवाल पूछना नहीं है। इसमें सामाजिक संदर्भ को समझना भी शामिल है। एक सर्वेक्षण साक्षात्कार में एक सामाजिक संबंध है। किसी भी अन्य सामाजिक संपर्क की तरह इसमें भूमिकाएं, मानदंड और अपेक्षाएं हैं। यह दो अजनबियों के बीच एक अल्पकालिक बातचीत है। एक व्यक्ति दूसरे से विशिष्ट जानकारी चाहता है। भूमिकाएं साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कार लेने वाले या प्रतिवादी की होती हैं।
उनके बीच एक संरचित बातचीत होती है जहां साक्षात्कारकर्ता नियोजित प्रश्न पूछता है और उत्तरदाता उत्तर देता है। लेकिन इस तरह की बातचीत आम चैट से अलग होती है। कभी-कभी इसमें शामिल लोगों की विशेषताएं, जैसे उनका लिंग, जाति या उम्र, साक्षात्कार के दौरान उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। इसका पूछे गए प्रश्नों से कोई लेना देना नहीं हो सकता है। साक्षात्कारकर्ताओं के लिए एक बड़ा मुद्दा यह है कि कई उत्तरदाता वास्तव में यह नहीं समझते हैं कि सर्वेक्षण साक्षात्कार में उनसे क्या अपेक्षा की जाती है। वे इसे अलग ढंग से देख सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यह व्यक्तिगत बातचीत या थेरेपी सत्र जैसा है। अन्य लोग इसे केवल फॉर्म भरने के रूप में देखते हैं। कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनका परीक्षण किया जा रहा है। यहाँ तक कि एक अच्छी तरह से किए गए सर्वेक्षण में भी केवल आधे उत्तरदाता ही प्रश्नों को उसी तरह समझते हैं जिस तरह से शोधकर्ताओं ने उनका मतलब समझा था। लोग अपनी स्थितियों के अनुरूप या उत्तर देने को आसान बनाने के लिए अपने मन में प्रश्नों को बदल सकते हैं। तालिका 22.2 संरचित साक्षात्कार और सामान्य बातचीत के बीच अंतर। यह तुलना एक सामान्य बातचीत और एक संरचित सर्वेक्षण साक्षात्कार के बीच अंतर का वर्णन करती है। प्रत्येक प्रतिभागी के प्रश्न और उत्तर अपेक्षाकृत समान है। सामान्य बातचीत दोनों प्रतिभागी जानकारी के संतुलित आदान प्रदान के साथ प्रश्न पूछते हैं और उत्तर देते हैं। संरचित सर्वेक्षण साक्षात्कार साक्षात्कारकर्ता अधिकांश प्रश्न और उत्तरदाता से उत्तर पूछता है, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता के पास बातचीत का नियंत्रण होता है। भावनाओं और विचारों का खुला आदान प्रदान होता है। सामान्य बातचीत दोनों प्रतिभागी अपनी भावनाओं और विचारों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, जिससे आपसी समझ या चर्चा हो सकती है। संरचित सर्वेक्षण साक्षात्कार प्रतिवादी अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करता है, जबकि साक्षात्कारकर्ता तटस्थ और गैर निर्णयात्मक रवैया रखता है। निर्णय सुनाए जाते हैं और दूसरे को किसी विशेष दृष्टिकोण के लिए राजी करने का प्रयास किया जाता है। सामान्य बातचीत लोग अपनी राय बता सकते हैं और दूसरे प्रतिभागी को मनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे विचारों या तर्कों का संभावित आदान प्रदान हो सकता है। संरचित सर्वेक्षण साक्षात्कार साक्षात्कारकर्ता की भूमिका उत्तरदाता की राय या विश्वास को प्रभावित किए बिना जानकारी एकत्र करना है। लोग सवालों से बच सकते हैं या उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं और हल्के फुल्के या बिना शर्त जवाब दे सकते हैं। सामान्य बातचीत दोनों प्रतिभागी अस्पष्ट या गैर प्रतिबद्ध प्रतिक्रियाएं प्रदान करके प्रश्नों से बचना या अनदेखा करना चुन सकते हैं। संरचित सर्वेक्षण साक्षात्कार साक्षात्कारकर्ता विशिष्ट प्रश्नों के सीधे उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करता है, प्रतिवादी को विचारशील, सच्ची प्रतिक्रियाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अनुष्ठानिक प्रतिक्रियाएं आम हैं। सामान्य बातचीत दोनों प्रतिभागी अनहाँ, ठीक है या आप कैसे हैं जैसी सामान्य अनुष्ठानिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं। संरचित सर्वेक्षण साक्षात्कार साक्षात्कारकर्ता अनुष्ठानिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करने से बचता है, जिसका लक्ष्य पूरे समय लगातार गर्म लेकिन गंभीर और उद्देश्यपूर्ण स्वर बनाए रखना है। प्रतिभागी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और उन तथ्यात्मक त्रुटियों को सुधारते हैं जिनके बारे में वे जानते हैं। सामान्य बातचीत दोनों प्रतिभागी जानकारी साझा कर सकते हैं और किसी भी तथ्यात्मक त्रुटि को सुधार सकते हैं जिसके बारे में वे जानते हैं, जिससे अधिक सटीक समझ बनती है। संरचित सर्वेक्षण साक्षात्कार प्रतिवादी लगभग सभी जानकारी प्रदान करता है और साक्षात्कारकर्ता प्रतिवादी की तथ्यात्मक त्रुटियों को ठीक नहीं करता है। विषय उठते बैठते हैं और कोई भी व्यक्ति नए विषय प्रस्तुत कर सकता है। सामान्य बातचीत का फोकस बदल सकता है और कोई भी प्रतिभागी नए विषयों का परिचय दे सकता है,
जिससे अधिक गतिशील और सहज चर्चा हो सकती है। संरचित सर्वेक्षण साक्षात्कार साक्षात्कारकर्ता विषय, दिशा और गति को नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उत्तरदाता कार्य पर बना रहे और अप्रासंगिक विचलन शामिल हो। भावनात्मक स्वर हास्य से खुशी, स्नेह, उदासी, क्रोध आदि में बदल सकता है। सामान्य बातचीत बातचीत के दौरान भावनात्मक स्वर बदल सकता है, जो प्रतिभागियों की विभिन्न भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है। संरचित सर्वेक्षण साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता के लिए एक आरामदायक वातावरण बनाने का लक्ष्य रखते हुए लगातार गर्म लेकिन गंभीर और उद्देश्यपूर्ण स्वर बनाए रखता है। ये विवरण दो प्रकार की बातचीत के बीच अंतर को उजागर करते हैं, जिसमें संरचित सर्वेक्षण साक्षात्कार विशिष्ट जानकारी एकत्र करने पर अधिक केंद्रित होता है और सामान्य बातचीत अधिक सहज और गतिशील होती है। इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्हें मिलनसार होने और विश्वास हासिल करने की जरूरत है, लेकिन साथ ही निष्पक्ष रहने की भी जरूरत है। उन्हें व्यक्ति का समय और गोपनीयता मांगनी पड़ती है, भले ही व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ न हो। साक्षात्कारकर्ताओं को जानकारी साझा करते समय व्यक्ति को सहज महसूस कराने का प्रयास करना चाहिए और शर्मिंदा या डरा हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छे साक्षात्कारकर्ता इस बात पर ध्यान देते हैं कि बातचीत कैसे चल रही है और व्यक्ति क्या कह रहा है। वे अपने चेहरे के हावभाव से भी कोई निर्णय नहीं लेते या अपनी राय नहीं दिखाते। यदि व्यक्ति साक्षात्कारकर्ता की राय पूछता है तो साक्षात्कारकर्ता विनम्रतापूर्वक कहता है कि अभी इसके लिए सही समय नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति पूछता है, आप क्या सोचते हैं? साक्षात्कारकर्ता कह सकता है, हम जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं, मैं नहीं। इसी तरह, यदि व्यक्ति कोई आश्चर्यजनक बात कहता है, जैसे मुझे अपनी पत्नी को मारने के लिए 3 बार गिरफ्तार किया गया, तो साक्षात्कारकर्ता कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, बल्कि इसे किसी अन्य जानकारी की तरह मानता है। वे व्यक्ति को ईमानदार उत्तर देने में मदद करते हैं। कुछ लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं, यदि साक्षात्कारकर्ता को तटस्थ और निष्पक्ष होना है, तो रोबोट या मशीन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? मशीनी साक्षात्कार अच्छे से काम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनमें वह गर्मजोशी और विश्वास नहीं है जो एक मानव साक्षात्कारकर्ता लाता है। एक साक्षात्कारकर्ता सही माहौल स्थापित करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति जानता है कि क्या हो रहा है, क्या अपेक्षित है और उन्हें ईमानदार उत्तर देना चाहिए। तो साक्षात्कार एक सामाजिक चीज है जहां साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कार लिया जा रहा व्यक्ति दोनों इस आधार पर कार्य करते हैं कि वे कैसा महसूस करते हैं और क्या सोचते हैं। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि साक्षात्कारकर्ता लोगों का साक्षात्कार लेने के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं। बॉक्स 22.1 साक्षात्कारकर्ताओं की कार्य अनुसूची का समय आवंटन। मोजर और कल्टन 1973 के अनुसार जब साक्षात्कारकर्ता लोगों से आमने सामने मिलते हैं तो वे वास्तव में प्रश्न पूछने में अपना लगभग 35% समय ही व्यतीत करते हैं। लगभग 40% साक्षात्कार के लिए सही व्यक्ति ढूंढने में खर्च होता है, 15% यात्रा करने में खर्च होता है और 10% सामग्री तैयार करने, प्रशासनिक कार्यों से निपटने और रिकॉर्ड रखने में खर्च होता है। 3. साक्षात्कार के चरण। साक्षात्कार चरणों में होता है। इसकी शुरुआत एक परिचय और प्रविष्टि से होती है। साक्षात्कारकर्ता व्यक्ति के स्थान पर जाता है, अपना प्राधिकरण दिखाता है और सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति उनसे बात करने में सहज है। उन्हें ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है जैसे, आपने मुझे क्यों चुना या इसमें मेरे लिए क्या है। साक्षात्कारकर्ता को यह बताना होगा कि उन्होंने साक्षात्कार के लिए उस विशिष्ट व्यक्ति को क्यों चुना और कोई और ऐसा क्यों नहीं कर सकता। साक्षात्कार के मुख्य भाग में प्रश्न पूछना और उत्तर नोट करना शामिल है। साक्षात्कारकर्ता क्रम में प्रश्न पूछता है, बिना छोड़े या पीछे हटे,
जब तक कि उन्हें ऐसा करने के लिए न कहा जाए। वे सहज महसूस होने वाली गति से चलते हैं और बातचीत को एक निश्चित दिशा में धकेले बिना प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। प्रश्न पूछने के अलावा साक्षात्कारकर्ता उत्तर भी लिखता है। हाँ या ना में उत्तर वाले प्रश्नों के लिए यह आसान है क्योंकि वे बस एक बॉक्स को चिह्नित करते हैं। लेकिन खुले प्रश्नों के लिए यह अधिक पेचीदा है। वे ध्यान से सुनते हैं और व्याकरण या कड़बोली भाषा में बदलाव किए बिना वही लिखते हैं जो व्यक्ति कहता है। वे संक्षेपण या पुनर्लेखन से बचते हैं क्योंकि इससे उत्तरों का अर्थ खो सकता है या बदल सकता है। साक्षात्कारकर्ता को पता होना चाहिए कि जांच का उपयोग कैसे और कब करना है। जांच एक अस्पष्ट उत्तर को स्पष्ट करने, अधूरे उत्तर को पूरा करने या प्रासंगिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक तटस्थ अनुरोध है। जब कोई उत्तर फिट नहीं बैठता तो साक्षात्कारकर्ता ध्यान देते हैं और सही जानकारी प्राप्त करने के लिए जांच का उपयोग करते हैं। साक्षात्कार के दौरान प्रश्न पूछने के विभिन्न तरीके हैं। 3 से 5 सेकंड का छोटा ब्रेक लें। बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करें, जैसे कि अपना सिर झुकाना, अपनी भौहें ऊपर उठाना या आंखों से संपर्क बनाना। प्रश्न या उत्तर को दोहराएं और फिर रुकें। कोई तटस्थ प्रश्न पूछे, जैसे कोई अन्य कारण। प्रश्नों के बाद निकास चरण है। यहाँ साक्षात्कारकर्ता प्रतिवादी को धन्यवाद देता है और चला जाता है। फिर वे प्रश्नावली को संपादित करने और अन्य विवरणों को नोट करने के लिए एक शांत जगह ढूंढते हैं, जबकि वे अभी भी उनके दिमाग में ताज़ा हैं। इन विवरणों में साक्षात्कार की तारीख, समय और स्थान के साथ साथ उत्तरदाता के रवैये का त्वरित विवरण भी शामिल है। साक्षात्कारकर्ता व्यक्तिगत भावनाओं को भी लिखता है, जैसे कि जब प्रतिवादी से उसकी आय के बारे में पूछा गया तो वह घबराया हुआ लग रहा था। साक्षात्कारकर्ता का पूर्वाग्रह विभिन्न तरीकों से हो सकता है। प्रतिवादी द्वारा की गई त्रुटियां, जैसे भूल जाना, शर्मिंदा महसूस करना, गलतफहमी या झूठ बोलना क्योंकि अन्य लोग आसपास हैं। साक्षात्कारकर्ता द्वारा अनजाने में की गई गलतियां या लापरवाही, जैसे गलत व्यक्ति से संपर्क करना, प्रश्नों को गलत पढ़ना, प्रश्नों को छोड़ना, उत्तरों को गलत तरीके से दर्ज करना या उत्तरदाता को न समझना। साक्षात्कारकर्ता द्वारा जानबूझकर की गई हरकतें, जैसे कुछ उत्तरों पर अधिक ध्यान देना, प्रश्नों को छोड़ देना या उनका पक्ष लेना, इत्यादि। उत्तरदाता कैसे उत्तर देंगे, इसके बारे में साक्षात्कारकर्ता की अपेक्षाओं के कारण प्रभाव, वे कैसे दिखते हैं या कहाँ रहते हैं, जैसी चीजों पर आधारित है। जब कोई साक्षात्कारकर्ता अनुवर्ती प्रश्न पूछने में विफल रहता है या उन्हें ठीक से नहीं पूछता है, साक्षात्कारकर्ता की उपस्थिति, लहजा, रवैया, उत्तरों पर प्रतिक्रियाएं या साक्षात्कार के बाहर की टिप्पणियां प्रतिवादी के उत्तरों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। साक्षात्कार के दौरान अन्य कारक साक्षात्कारकर्ता की धारणा को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे सामाजिक सेटिंग और साक्षात्कारकर्ता की पृष्ठभूमि, जैसे नस्ल, जाति, लिंग और सामाजिक वर्ग। ये कारक प्रभावित कर सकते हैं कि साक्षात्कारकर्ता कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। प्रश्नावली निर्माण। डेटा एकत्र करने के सभी तरीकों, जैसे स्वप्रशासित प्रश्नावली, मेल द्वारा भेजे गए प्रश्नावली, इंटरनेट सर्वेक्षण, आमने सामने साक्षात्कार और फोन साक्षात्कार में उत्तरदाताओं से प्रश्नों का एक सेट पूछना शामिल है। प्रश्नों के इस सेट को स्वप्रशासित, मेल द्वारा भेजे गए और इंटरनेट सर्वेक्षणों के लिए प्रश्नावली कहा जाता है। आमने सामने और फोन साक्षात्कार के लिए इसे साक्षात्कार अनुसूची कहा जाता है। यह भाग एक अच्छी प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची बनाने के दिशा निर्देशों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की प्रश्नावली और प्रश्नों पर चर्चा करता है। इस अनुभाग में हम कवर करेंगे: आय, प्रश्नावली के प्रकार। 2. प्रश्नों के प्रकार। 3. एक अच्छी प्रश्नावली कैसे डिजाइन करें। और
4. प्रश्नावली निर्माण में बचने योग्य बातें। आए प्रश्नावली के प्रकार। 3 प्रकार हैं: संरचित, असंरचित और अर्धसंरचित। संरचित प्रश्नावली पूर्व निर्धारित विकल्पों के साथ बंद प्रश्नों का उपयोग करती है। उत्तरदाता एक विकल्प चुने। इनका उपयोग व्यस्त या हाई प्रोफाइल उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है। असंरचित प्रश्नावली में पूर्व निर्धारित विकल्पों के बिना खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं। अर्धसंरचित प्रश्नावली में बंद और खुले दोनों प्रकार के प्रश्न होते हैं और आमतौर पर सामाजिक अनुसंधान में उपयोग किए जाते हैं। 2. प्रश्नों के प्रकार। ए. संरचित, बंद और असंरचित, खुले सिरे वाले प्रश्न। संरचित प्रश्न उत्तरदाताओं को चुनने के लिए बहुविकल्पीय उत्तर प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आज चुनाव हो तो आप किस पार्टी को वोट देंगे? 1. कांग्रेस, 2. बीजेपी, 3. सीपीआई-एम, 4. कोई अन्य निर्दिष्ट करें, 5. पता नहीं। यह प्रश्न विकल्प देता है और आप उस पर टिक लगाकर एक विकल्प चुनते हैं। संरचित प्रश्न का एक अन्य उदाहरण है, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की केंद्र सरकार की पहल के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? 1. दृढ़ता से अनुमोदन करें, 2. अनुमोदन, 3. उभयभावी, 4. अस्वीकृत करना, 5. दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करें, 6. पता नहीं। यह प्रश्न बेहतर है क्योंकि इसमें दृढ़तापूर्वक अनुमोदन से लेकर दृढ़तापूर्वक अस्वीकृति तक सभी संभावित उत्तर शामिल हैं। दोनों प्रश्नों में पता नहीं विकल्प शामिल है। यह विकल्प होना महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ लोग वास्तव में कुछ मुद्दों पर एक राय नहीं रखते हैं। हालांकि शोधकर्ता इसे एक विकल्प के रूप में सुझाते नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोग निर्णय लेने से बचने के लिए इसे चुन सकते हैं। इसके विपरीत, ओपन-एंडेड प्रश्न पूर्व निर्धारित विकल्पों तक प्रतिक्रियाओं को सीमित नहीं करते हैं। यहाँ एक उदाहरण है। उदाहरण 3, आपके अनुसार आज हमारा देश किन मुख्य मुद्दों का सामना कर रहा है? उत्तर सुझाने के बजाय प्रश्नावली लोगों को अपने शब्दों में उत्तर देने देती है। यह दृष्टिकोण किसी विषय पर उत्तरदाताओं के विचारों और भावनाओं को गहराई से समझने की अनुमति देता है। हालांकि असंरचित प्रश्नावली का एक नकारात्मक पहलू भी है। वे ऐसा डेटा उत्पन्न कर सकते हैं जिसका मात्रात्मक विश्लेषण करना कठिन है क्योंकि संग्रह के बाद प्रतिक्रियाओं को वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है। कभी-कभी उत्तरदाताओं के उत्तर इतने भिन्न होते हैं कि स्पष्ट पैटर्न की पहचान करना कठिन होता है। संरचित प्रश्नों में इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि प्रतिक्रिया श्रेणियां पहले से निर्धारित होती हैं। संरचित प्रश्न विसंगति या सामाजिक वर्ग जैसी अमूर्त अवधारणाओं को मापने के लिए भी उपयोगी होते हैं। वे पूर्व निर्धारित प्रतिक्रियाओं के साथ कई प्रश्नों को मिलाकर एक सूचकांक या पैमाने का उपयोग करते हैं। साक्षात्कार के दौरान अन्य कारक साक्षात्कारकर्ता की धारणा को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे सामाजिक सेटिंग और साक्षात्कारकर्ता की पृष्ठभूमि, जैसे नस्ल, जाति, लिंग और सामाजिक वर्ग। ये कारक प्रभावित कर सकते हैं कि साक्षात्कारकर्ता कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। प्रश्नावली निर्माण। डेटा एकत्र करने के सभी तरीकों, जैसे स्वप्रशासित प्रश्नावली, मेल द्वारा भेजे गए प्रश्नावली, इंटरनेट सर्वेक्षण, आमने-सामने साक्षात्कार और फोन साक्षात्कार में उत्तरदाताओं से प्रश्नों का एक सेट पूछना शामिल है। प्रश्नों के इस सेट को स्वप्रशासित, मेल द्वारा भेजे गए और इंटरनेट सर्वेक्षणों के लिए प्रश्नावली कहा जाता है। आमने-सामने और फोन साक्षात्कार के लिए इसे साक्षात्कार अनुसूची कहा जाता है। यह भाग एक अच्छी प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची बनाने के दिशा निर्देशों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की प्रश्नावली और प्रश्नों पर चर्चा करता है। इस अनुभाग में हम कवर करेंगे। आइए
प्रश्नावली के प्रकार। 2. प्रश्नों के प्रकार। 3. एक अच्छी प्रश्नावली कैसे डिजाइन करें। और 4. प्रश्नावली निर्माण में बचने योग्य बातें। आए प्रश्नावली के प्रकार। 3 प्रकार हैं: संरचित, असंरचित और अर्धसंरचित। संरचित प्रश्नावली पूर्व निर्धारित विकल्पों के साथ बंद प्रश्नों का उपयोग करती है। उत्तरदाता एक विकल्प चुनें। इनका उपयोग व्यस्त या हाई प्रोफाइल उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है। असंरचित प्रश्नावली में पूर्व निर्धारित विकल्पों के बिना खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं। अर्धसंरचित प्रश्नावली में बंद और खुले दोनों प्रकार के प्रश्न होते हैं और आमतौर पर सामाजिक अनुसंधान में उपयोग किए जाते हैं। 2. प्रश्नों के प्रकार। ए. संरचित, बंद और असंरचित, खुले सिरे वाले प्रश्न। संरचित प्रश्न उत्तरदाताओं को चुनने के लिए बहुविकल्पीय उत्तर प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आज चुनाव हो तो आप किस पार्टी को वोट देंगे? 1. कांग्रेस, 2. बीजेपी, 3. सीपीआई-एम, 4. कोई अन्य निर्दिष्ट करें, 5. पता नहीं। यह प्रश्न विकल्प देता है और आप उस पर टिक लगाकर एक विकल्प चुनते हैं। संरचित प्रश्न का एक अन्य उदाहरण है, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की केंद्र सरकार की पहल के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? 1. दृढ़ता से अनुमोदन करें, 2. अनुमोदन, 3. उभयभावी, 4. अस्वीकृत करना, 5. दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करें, 6. पता नहीं। यह प्रश्न बेहतर है क्योंकि इसमें दृढ़तापूर्वक अनुमोदन से लेकर दृढ़तापूर्वक अस्वीकृति तक सभी संभावित उत्तर शामिल हैं। दोनों प्रश्नों में पता नहीं विकल्प शामिल है। यह विकल्प होना महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ लोग वास्तव में कुछ मुद्दों पर एक राय नहीं रखते हैं। हालांकि शोधकर्ता इसे एक विकल्प के रूप में सुझाते नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोग निर्णय लेने से बचने के लिए इसे चुन सकते हैं। इसके विपरीत, ओपन-एंडेड प्रश्न पूर्व निर्धारित विकल्पों तक प्रतिक्रियाओं को सीमित नहीं करते हैं। यहाँ एक उदाहरण है। उदाहरण 3, आपके अनुसार आज हमारा देश किन मुख्य मुद्दों का सामना कर रहा है? उत्तर सुझाने के बजाय प्रश्नावली लोगों को अपने शब्दों में उत्तर देने देती है। यह दृष्टिकोण किसी विषय पर उत्तरदाताओं के विचारों और भावनाओं को गहराई से समझने की अनुमति देता है। हालांकि असंरचित प्रश्नावली का एक नकारात्मक पहलू भी है। वे ऐसा डेटा उत्पन्न कर सकते हैं जिसका मात्रात्मक विश्लेषण करना कठिन है क्योंकि संग्रह के बाद प्रतिक्रियाओं को वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है। कभी-कभी उत्तरदाताओं के उत्तर इतने भिन्न होते हैं कि स्पष्ट पैटर्न की पहचान करना कठिन होता है। संरचित प्रश्नों में इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि प्रतिक्रिया श्रेणियां पहले से निर्धारित होती हैं। संरचित प्रश्न विसंगति या सामाजिक वर्ग जैसी अमूर्त अवधारणाओं को मापने के लिए भी उपयोगी होते हैं। वे पूर्व निर्धारित प्रतिक्रियाओं के साथ कई प्रश्नों को मिलाकर एक सूचकांक या पैमाने का उपयोग करते हैं। संरचित और असंरचित प्रत्येक प्रश्न के अपने फायदे और नुकसान हैं। संरचित प्रश्न उन विषयों के लिए अच्छे होते हैं जहां संभावित उत्तरों पर सामान्य सहमति होती है। हालांकि वे उत्तरदाताओं को पूर्व निर्धारित विकल्पों में से चुनने के लिए बाध्य कर सकते हैं, भले ही कोई भी विकल्प उपयुक्त न हो। दूसरी ओर, असंरचित प्रश्न लोगों को स्वतंत्र रूप से उत्तर देने देते हैं, लेकिन इन प्रतिक्रियाओं को समझना कठिन हो सकता है। कुछ प्रश्न संवेदनशील विषयों को छूते हैं, जो लोगों को खतरनाक लग सकते हैं। ये यौन व्यवहार, नशीली दवाओं के उपयोग या मानसिक स्वास्थ्य जैसी चीजों के बारे में हो सकते हैं। ऐसे प्रश्न पूछते समय शोधकर्ताओं को सावधान रहने की जरूरत है। उत्तरदाताओं को ईमानदार उत्तर देने में शर्म या डर महसूस हो सकता है,
जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक वांछनीयता पूर्वाग्रह कहा जाता है। यह पूर्वाग्रह लोगों को अपने कार्यों को या तो अधिक रिपोर्ट करने या कम रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित कर सकता है। धमकी भरे सवालों से निपटने के लिए शोधकर्ता गोपनीयता का आश्वासन दे सकते हैं और सच्चे उत्तरों के महत्व पर जोर दे सकते हैं। उन्हें उत्तरदाताओं के साथ विश्वास कायम करना चाहिए और आगे बढ़ने से पहले कम खतरे वाले सवालों से शुरुआत करनी चाहिए। वे गैर निर्णयात्मक तरीके से भी प्रश्न तैयार कर सकते हैं और उत्तरदाताओं को याद दिला सकते हैं कि कई अन्य लोगों को भी इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन या मिलिन सर्वेक्षण जैसी गुमनाम सर्वेक्षण विधियों का उपयोग करने से भी लोगों को संवेदनशील जानकारी साझा करने में अधिक सहज महसूस करने में मदद मिल सकती है। लोग क्या जानते हैं इसके बारे में प्रश्न। जब शोधकर्ता यह जानने के लिए प्रश्न पूछते हैं कि लोग क्या जानते हैं, तो बहुत से लोग सही उत्तर नहीं देते हैं। लोग उत्तर देने में असहज महसूस कर सकते हैं क्योंकि वे ऐसा नहीं दिखाना चाहते कि वे कुछ नहीं जानते। उत्तरों के आधार पर छोड़े जाने वाले या बदले जाने वाले प्रश्न। शोधकर्ता ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहते जो किसी पर लागू न हो। कुछ प्रश्नों के दो भाग होते हैं। पहले भाग का उत्तर यह तय करता है कि अगले प्रश्न की आवश्यकता है या नहीं। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि लोग केवल प्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर दें। उदाहरण 4, क्या आपने सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किया? 1, हाँ। 2, नहीं। यदि नहीं, तो प्रश्न 2 पर जाए। यदि हाँ, तो आपने क्या अध्ययन किया? B, आपने इसका अध्ययन कितने समय तक किया? 3, एक अच्छी प्रश्नावली बनाना। एक अच्छी प्रश्नावली एक साथ अच्छी तरह फिट बैठती है। प्रश्न स्पष्ट और समझने में आसान होने चाहिए। इससे उत्तर देने वाले लोगों की गलतियों को भी रोका जाना चाहिए। एक अच्छी प्रश्नावली बनाने के 2 मुख्य नियम हैं। इसे स्पष्ट बनाएं और उत्तर देने वाले व्यक्ति के बारे में सोचें। प्रश्नावली बनाना एक कला की तरह है। इसके लिए अभ्यास और रचनात्मकता की आवश्यकता है। एक अच्छी प्रश्नावली बनाने के लिए यहाँ कुछ नियम दिए गए हैं। एक परिचय से प्रारंभ करें। प्रत्येक प्रश्नावली में स्पष्ट होना चाहिए कि अध्ययन किस बारे में है। इसमें यह भी बताया जाना चाहिए कि उत्तर कैसे देना है और गोपनीयता का वादा कैसे करना है। प्रश्नों का क्रम। अधिकांश प्रश्नावली आसान प्रश्नों से शुरू होती हैं, जैसे परिवार या नौकरी के बारे में। लेकिन ये सवाल बहुत व्यक्तिगत नहीं होने चाहिए। उन्हें लोगों को असहज नहीं करना चाहिए या साक्षात्कार समाप्त नहीं करना चाहिए। आम तौर पर जब आप प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, तो वे अधिक सामान्य होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ऐसे सर्वेक्षण में जो राजनीति पर केंद्रित नहीं है, आप खुले अंत वाले प्रश्न पूछ सकते हैं कि लोग क्या सोचते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं। बाद में आप विशिष्ट मुद्दों की सूची बना सकते हैं और पूछ सकते हैं कि उनमें से प्रत्येक कितना महत्वपूर्ण है। प्रश्नों को व्यवस्थित करना महत्वपूर्ण है ताकि साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के बीच बातचीत सुचारू रूप से चले। आप महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में पूछना, फिर राजनीतिक नेताओं के बारे में पूछना, फिर महत्वपूर्ण मुद्दों पर वापस जाना, फिर स्वयं प्रतिवादी के बारे में पूछना और फिर राजनीतिक नेताओं के बारे में पूछना नहीं चाहेंगे। आम तौर पर सबसे व्यक्तिगत प्रश्नों को प्रश्नावली में बाद के लिए सहेजा जाता है। इस तरह, यदि उत्तरदाता उत्तर नहीं देना चाहता है या साक्षात्कार समाप्त कर देता है, तो अधिकांश जानकारी पहले ही एकत्र की जा चुकी है। प्रश्न डिजाइन करते समय यह तय करना महत्वपूर्ण है कि संरचित या असंरचित प्रश्न आपके लक्ष्य के लिए बेहतर काम करते हैं या नहीं।
दोनों प्रकार के प्रश्नों को मिश्रित करने से उत्तरदाता की रुचि बनी रहती है और बंद तथा खुली दोनों तरह की जानकारी एकत्र करने में मदद मिलती है। आपको संरचित प्रश्नों के प्रारूप पर भी निर्णय लेना होगा, जैसे संख्यात्मक पैमाने का उपयोग करना है, जैसे 0 से 9 तक किसी चीज को रेटिंग देना, या मौखिक पैमाने, जैसे अत्यधिक अनुकूल, कुछ हद तक अनुकूल, अत्यधिक प्रतिकूल, कुछ हद तक प्रतिकूल। स्पष्ट भाषा। यह सुनिश्चित करना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि प्रश्नों का उत्तर देने वाले लोग समझें कि प्रत्येक प्रश्न का क्या अर्थ है। इसका मतलब यह है कि प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति को उन शब्दों का उपयोग करना होगा जो उत्तर देने वाले लोगों को मिलेंगे, लेकिन उन्हें सावधान रहना होगा कि ऐसा न लगे कि वे उनसे बात कर रहे हैं। इस संतुलन को सही करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए यह देखने के लिए कि कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा काम करता है, पहले से ही अलग-अलग प्रश्नों को आजमाना सबसे अच्छा है। प्रश्नों की जांच करना। यह देखने के लिए कि क्या लोग उन सभी का एक ही तरह से उत्तर देते हैं, एक ही चीज के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछना एक अच्छा विचार है। ये प्रश्न हमें यह जांचने में मदद करते हैं कि क्या प्रश्नावली अच्छी है और क्या लोग अपने उत्तर सटीक दे रहे हैं। एक विशेष प्रकार का जांच प्रश्न यादृच्छिक जांच है। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति से यह समझाने के लिए कहा जाए कि यादृच्छिक रूप से चुने गए कुछ प्रश्नों के उत्तर से उनका क्या मतलब है। अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे हमें यह देखने में मदद मिलती है कि क्या लोगों ने कुछ प्रश्नों को गलत समझा है, ताकि हम उत्तरों का विश्लेषण करने से पहले उन्हें ठीक कर सकें। साक्षात्कारकर्ता मार्गदर्शन। प्रश्नावली केवल उत्तर पाने के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में भी है कि प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति अच्छा काम करता है। उदाहरण के लिए, प्रश्नावली को प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति को यह बताना चाहिए कि यदि वे किसी चीज के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। कभी-कभी उन्हें यह बताना आवश्यक हो सकता है, जिस व्यक्ति से प्रश्न पूछा जा रहा है उसे इसके बारे में सोचने के लिए कुछ मिनट दें, क्योंकि कुछ लोग दूसरों की तुलना में प्रश्नों को जल्दी से पूरा कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि साक्षात्कारकर्ता को पता हो कि उनका काम पूरा होने के बाद पूरी तरह से जांचा जाएगा। प्रश्नावली के अंत में साक्षात्कारकर्ता के हस्ताक्षर करने और तारीख बताने के लिए एक अनुभाग होना चाहिए। इस अनुभाग में कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए: मैं पुष्टि करता हूँ कि निर्देशों का पालन करते हुए यह साक्षात्कार ईमानदार और संपूर्ण था। यह साक्षात्कारकर्ता की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सत्यापन एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। शोध दल के एक सदस्य को प्रत्येक साक्षात्कारकर्ता द्वारा किए गए कुछ साक्षात्कारों की जांच करनी चाहिए। वे यह सुनिश्चित करने के लिए साक्षात्कार में शामिल लगभग 15% लोगों को कॉल या लिख सकते हैं कि साक्षात्कार ठीक से हुआ था, इसमें कितना समय लगा, क्या कोई समस्या थी, और क्या दिए गए उत्तरों की उत्तरदाताओं द्वारा पुष्टि की गई थी। साक्षात्कारकर्ता को इस सत्यापन प्रक्रिया के बारे में बताना महत्वपूर्ण है। प्रश्नावली में सत्यापनकर्ता के लिए अपनी टिप्पणियां और सुझाव लिखने के लिए एक अनुभाग हो सकता है। पूर्व परीक्षण भी महत्वपूर्ण है। केवल अनुभव पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। प्रीटेस्ट में लोगों के एक छोटे समूह, आमतौर पर 10 से 100 को प्रश्नावली देना शामिल है, ताकि यह देखा जा सके कि यह अच्छी तरह से काम करती है या नहीं। शोधकर्ता और भावी साक्षात्कारकर्ता इनमें से कुछ परीक्षण आयोजित कर सकते हैं। इससे वास्तविक साक्षात्कार से पहले प्रश्नावली के किसी भी मुद्दे की पहचान करने में मदद मिलती है। कभी-कभी कई पूर्व परीक्षणों के फीडबैक के आधार पर प्रश्नावली को संशोधित करने की आवश्यकता होती है। प्रश्नावली बनाते समय क्या नहीं करना चाहिए। भ्रमित करने वाली भाषा का प्रयोग न करें।
फैंसी शब्दों या कटबोली भाषा का प्रयोग करने से आम लोगों के लिए इसे समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने प्रश्नों में अलगाव या ओडिपस कॉम्प्लेक्स जैसे फैंसी शब्दों का उपयोग करने से बचें। हॉट डॉग या स्नोबर्ड जैसे कटबोली शब्दों से भी बचना चाहिए, क्योंकि हर कोई नहीं जानता कि उनका क्या मतलब है। साथ ही जब तक आप उन लोगों के समूह का सर्वेक्षण नहीं कर रहे हैं जो उन्हें समझते हैं, तब तक संक्षिप्ताक्षरों का उपयोग न करने का प्रयास करें। बी, अस्पष्ट प्रश्नों से दूर रहें। कभी कभी प्रश्न अस्पष्ट हो सकते हैं और भ्रम पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी से पूछना आपकी आय क्या है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब हो सकते हैं। वे सोच सकते हैं कि आपका मतलब साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक आय या करों से पहले या बाद की आय है। इससे बचने के लिए अपने प्रश्नों में विशिष्ट रहें। ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो भावनाएं भड़काते हैं या पूर्वाग्रह दिखाते हैं। कुछ शब्द अपने साथ मजबूत भावनाएं लेकर चलते हैं और सर्वेक्षण में उनका उपयोग करने से लोगों की प्रतिक्रिया पर असर पड़ सकता है। साथ ही बयानों को प्रतिष्ठित लोगों या समूहों से जोड़कर पूर्वाग्रह दिखाने से बचें। लोग वास्तविक प्रश्न के बजाय उन लोगों या समूहों के प्रति अपनी भावनाओं के आधार पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक साथ दो प्रश्न न पूछें। आपके सर्वेक्षण में प्रत्येक प्रश्न केवल एक ही चीज पर केंद्रित होना चाहिए। एक साथ दो प्रश्न पूछना लोगों को भ्रमित कर सकता है। उदाहरण के लिए, पूछना क्या आपको छात्रावास में आवास और भोजन मिलता है मुश्किल है, क्योंकि किसी को केवल एक या दूसरा ही मिल सकता है। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक प्रश्न स्पष्ट हो और केवल एक ही चीज के बारे में हो। प्रमुख प्रश्न न पूछें। सुनिश्चित करें कि उत्तरदाताओं को लगे कि कोई भी उत्तर ठीक है। प्रश्न पूछने के तरीके से आप जो उत्तर चाहते हैं उसका संकेत न दें। एक प्रमुख प्रश्न वह है जब जिस तरह से पूछा जाता है वह उत्तरदाता को दूसरे के बजाय एक उत्तर चुनने पर मजबूर कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि मैं पूछूं, आप धूम्रपान नहीं करते, क्या आप? इससे लोग कहते हैं कि वे धूम्रपान नहीं करते। साथ ही प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि लोग सकारात्मक या नकारात्मक उत्तर दें। ऐसे प्रश्न न पूछें जिनका उत्तर देना लोगों के लिए बहुत कठिन हो। यदि केवल कुछ ही लोग उत्तर जानते हैं तो यह दूसरों को निराश करता है और खराब गुणवत्ता वाली प्रतिक्रियाएं देता है। झूठे वादे न करें। किसी ऐसे वादे से सवाल शुरू न करें जिससे हर कोई सहमत न हो और फिर उससे संबंधित विकल्पों के बारे में न पूछें। जो लोग वादे से सहमत नहीं हैं, वे निराश होंगे और नहीं जानते कि कैसे उत्तर दें। उदाहरण के लिए, यदि मैं पूछता हूँ, पुस्तकालय बहुत अधिक घंटों के लिए खुला है, क्या आप चाहते हैं कि यह हर दिन 4 घंटे बाद खुले या 4 घंटे पहले बंद हो जाए? यह उन लोगों को छोड़ देता है जो इस विचार या किसी भी विकल्प का समर्थन नहीं कर सकते। भविष्य की योजनाओं के बारे में न पूछें। लोगों से यह पूछने से बचें कि बनी-बनाई स्थितियों में वे क्या कर सकते हैं। उनके उत्तर इस बात के अच्छे संकेतक नहीं हैं कि वे वास्तव में क्या करेंगे। इस तरह के प्रश्न समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि ये केवल विचार हैं जिनका वास्तविक अनुभवों से कोई संबंध नहीं है। दोहरे नकारात्मक का उपयोग करने से बचें। दोहरे नकारात्मक गलत और भ्रामक है। उदाहरण के लिए, यह कहना कि मुझे कोई नौकरी नहीं मिली वास्तव में इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास नौकरी है। सुनिश्चित करें कि प्रतिक्रिया विकल्प ओवरलैप न हो या लोगों को बाहर न छोड़े। आपके द्वारा दिए गए विकल्प स्पष्ट होने चाहिए, सब कुछ कवर करना चाहिए और संतुलित होना चाहिए। उन्हें ओवरलैप नहीं करना चाहिए। चिंतन और क्रिया 22.2
मान लीजिए कि आपको अपने क्षेत्र में अपशिष्ट निपटान विधियों का सर्वेक्षण करना है, तो एक प्रश्नावली बनाएं जिसमें उन प्रश्नों के प्रकार निर्दिष्ट करें जिन्हें आप प्रश्नावली में शामिल करने जा रहे हैं। शीर्षक: आपके क्षेत्र में अपशिष्ट निपटान विधियों पर सर्वेक्षण। परिचय: हमारे क्षेत्र में अपशिष्ट निपटान विधियों पर इस सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें वर्तमान प्रथाओं को समझने, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और अधिक टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन समाधानों की दिशा में काम करने में मदद करेंगी। इस प्रश्नावली का उद्देश्य निवासियों द्वारा अपनाई गई विभिन्न अपशिष्ट निपटान विधियों, पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में उनकी जागरूकता और अधिक पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाने की उनकी इच्छा के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। व्यक्तिगत जानकारी: नाम वैकल्पिक, आयु, लिंग, पेशा, आवासीय पता वैकल्पिक। अपशिष्ट निपटान प्रथाएं। 6 आप आम तौर पर अपने घरेलू कचरे का निपटान कैसे करते हैं? लागू होने वाले सभी का चयन करें। नगरपालिका अपशिष्ट संग्रहण सेवाएं: खाद, पुनर्चक्रण, जलता हुआ, लैंडफिल। अन्य कृपया निर्दिष्ट करें। औसतन आप अपने घरेलू कचरे का कितनी बार निपटान करते हैं? दैनिक, हर दूसरे दिन, साप्ताहिक, द्विसाप्ताहिक, महीने के। अन्य कृपया निर्दिष्ट करें। क्या आप अनुचित अपशिष्ट निपटान के पर्यावरणीय प्रभावों से अवगत हैं? हाँ, नहीं, आंशिक रूप से। क्या आप निपटान से पहले अपने कचरे को अलग करते हैं? उदाहरण के लिए, पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को गैर पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों से अलग करना? हाँ, हमेशा। कभी कभी। नहीं, कभी नहीं। जागरूकता और ज्ञान। 10 आप उचित अपशिष्ट निपटान विधियों के बारे में अपने ज्ञान का मूल्यांकन कैसे करेंगे? बहुत जानकार, कुछ हद तक जानकार, जानकार नहीं। आप आमतौर पर अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त करते हैं? लागू होने वाले सभी का चयन करें। सरकारी अभियान, सामाजिक मीडिया, शिक्षण संस्थानों, मित्रों और परिवार। अन्य कृपया निर्दिष्ट करें। क्या आपने कभी अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित किसी सामुदायिक पहल या कार्यक्रम में भाग लिया है? हाँ, नहीं, मुझे यकीन नहीं है। सतत अपशिष्ट निपटान में बाधाएं। 13 स्थायी अपशिष्ट निपटान विधियों का अभ्यास करने में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? लागू होने वाले सभी का चयन करें। कूड़ा निस्तारण की उचित सुविधाओं का अभाव, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं के बारे में जागरूकता का अभाव। सुविधा, उदाहरण के लिए, सब कुछ एक कूड़ेदान में फेंकना आसान। समय की पाबंदी, सांस्कृतिक या सामाजिक मानदंड। अन्य कृपया निर्दिष्ट करें। क्या आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र में वर्तमान अपशिष्ट निपटान प्रणाली प्रभावी है? हाँ, नहीं, कुछ हद तक। दृष्टिकोण और व्यवहार परिवर्तन। 15 क्या आप उचित अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेने के इच्छुक होंगे? हाँ, निश्चित रूप से। हो सकता है, अगर यह मेरे शेड्यूल में फिट बैठता हो। नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि आपको अधिक सुविधाजनक और सुलभ रिसाइकलिंग या कंपोस्टिंग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तो आपके अपशिष्ट निपटान की आदतों को बदलने की कितनी संभावना है? बहुत संभावना है। काफी संभव। संभावना नहीं। सुझाव और प्रतिक्रिया। 17 क्या आपके पास हमारे क्षेत्र में अपशिष्ट निपटान के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव या विचार हैं?
क्या आप अपशिष्ट प्रबंधन पहलों और प्रथाओं पर जानकारी या अपडेट प्राप्त करना चाहेंगे? हाँ, नहीं। निष्कर्ष। इस प्रश्नावली को पूरा करने के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारे समुदाय में स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों में आपका इनपुट मूल्यवान है। सर्वेक्षण उपकरण डिजाइन करने में समस्याएं। एक सर्वेक्षण उपकरण तैयार करते समय 2 प्रमुख कारकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है: विश्वसनीयता और वैधता। विश्वसनीयता। एक विश्वसनीय सर्वेक्षण उपकरण वह है जो माप त्रुटि को न्यूनतम करता है। यह त्रुटि तब होती है जब व्यक्तियों से प्राप्त अंक उनके वास्तविक अंकों को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इस त्रुटि में विभिन्न कारक योगदान दे सकते हैं। कभी-कभी यह माप में ही अंतर्निहित होता है। उदाहरण के लिए, यदि निवारक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में प्रश्नावली किशोर माताओं के लिए समझने के लिए बहुत जटिल है, तो परिणाम विश्वसनीय नहीं हो सकते हैं। भले ही भाषा उपयुक्त हो, अस्पष्ट निर्देशों से भी माप में त्रुटि हो सकती है। इसके अलावा उत्तरदाताओं में चिंता या थकान जैसे कारक उनकी प्रतिक्रियाओं की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकते हैं। सर्वेक्षण अनुसंधान में आमतौर पर 4 प्रकार की विश्वसनीयता पर चर्चा की जाती है: स्थिरता, तुल्यता, एकरूपता और अंतर और इंट्रारेटर विश्वसनीयता। स्थिरता। स्थिरता, जिसे परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता के रूप में भी जाना जाता है, का अर्थ है कि माप समय के साथ सुसंगत रहता है। यदि छात्रों के दृष्टिकोण के बारे में एक सर्वेक्षण एक ही समूह को 2 बार दिया जाता है, उदाहरण के लिए अप्रैल और अक्टूबर में, और उनके स्कोर अच्छी तरह से सहसंबद्ध होते हैं, तो यह स्थिरता दर्शाता है। यदि दोनों समयों के बीच कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि रवैया वही रहेगा। समतुल्यता। समतुल्यता या वैकल्पिक रूप विश्वसनीयता इस बारे में है कि क्या 2 आइटम समान कठिनाई स्तर पर एक ही चीज को मापते हैं। उदाहरण के लिए, यदि छात्रों से कंप्यूटर पाठ्यक्रम से पहले और बाद में प्रौद्योगिकी पर उनके विचार पूछे जाते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों प्रश्न समान हों। अन्यथा, कोई भी सकारात्मक परिवर्तन विचारों में वास्तविक परिवर्तन के कारण नहीं, बल्कि प्रश्नों में भिन्नता के कारण हो सकता है। एकरूपता। एकरूपता का अर्थ है कि किसी परीक्षण या प्रश्नावली में सभी आइटम एक ही चीज को मापते हैं। यह जांचने जैसा है कि किसी पाठ्यपुस्तक से विद्यार्थियों की संतुष्टि के बारे में सर्वेक्षण में सभी प्रश्न संतुष्टि पर केंद्रित हैं या नहीं। इसे आंतरिक स्थिरता भी कहा जाता है। अंतर और अंतरेटर विश्वसनीयता। अंतरेटर विश्वसनीयता इस बारे में है कि माप पर कितने अलग-अलग लोग सहमत हैं। दूसरी ओर, इंट्रारेटर विश्वसनीयता यह देखती है कि समय के साथ एक व्यक्ति अपने माप में कितना सुसंगत है। वैधता। वैधता इस बारे में है कि एक सर्वेक्षण कितनी अच्छी तरह मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी सर्वेक्षण का उद्देश्य आईटी करियर के प्रति छात्रों के दृष्टिकोण को समझना है, लेकिन केवल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में उनके ज्ञान के बारे में पूछना है, तो यह मान्य नहीं होगा। इसी प्रकार, एक दृष्टिकोण सर्वेक्षण केवल तभी मान्य होता है जब यह वास्तव में सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों और नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों के बीच अवलोकन योग्य तरीकों से अंतर कर सके। आमतौर पर 4 अलग-अलग प्रकार की वैधता पर चर्चा की जाती है: सामग्री, चेहरा, मानदंड और निर्माण। सामग्री। सामग्री की वैधता से तात्पर्य है कि कोई माप उन कौशलों या लक्षणों का कितनी अच्छी तरह सटीक मूल्यांकन करता है जिन्हें उसे मापना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई शोधकर्ता मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन कर रहा है, तो उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है कि मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है और फिर ऐसे प्रश्न बनाएं जो इस परिभाषा के सभी पहलुओं को कवर करें।
ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अवधारणा को ठीक से मापा गया है। बी, चेहरा। चेहरे की वैधता इस बारे में है कि कोई माप पहली नज़र में कैसा दिखता है। क्या यह सभी आवश्यक प्रश्न पूछता प्रतीत होता है? क्या यह उचित भाषा का प्रयोग करता है? सामग्री वैधता के विपरीत, चेहरे की वैधता को स्थापित सिद्धांतों के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। ग, मानदंड। मानदंड वैधता भविष्य के प्रदर्शन या अन्य अच्छी तरह से स्थापित सर्वेक्षणों से प्रतिक्रियाओं की तुलना करती है। इसकी दो उपश्रेणियां हैं, पूर्वानुमानित और समवर्ती। पूर्वानुमानात्मक वैधता यह जांचती है कि क्या कोई माप भविष्य के प्रदर्शन की भविष्यवाणी कर सकता है, जबकि समवर्ती वैधता तब दिखाई जाती है जब दो आकलन मेल खाते हैं या जब एक नया माप पहले से ही वैध माने गए माप के समान होता है। घ, निर्माण। निर्माण वैधता को प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि एक सर्वेक्षण कुछ विशेषताओं वाले लोगों और बिना विशेषताओं वाले लोगों के बीच अंतर बता सकता है। उदाहरण के लिए, शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक रूप से यह प्रदर्शित करना होगा कि संतुष्ट उत्तरदाता असंतुष्ट लोगों से अलग व्यवहार करते हैं। निष्कर्ष। यूनिट 22 में सर्वेक्षण उपकरण पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें विभिन्न डेटा संग्रह तकनीकों, उपकरणों, उनके पेशेवरों और विपक्षों, साक्षात्कारकर्ताओं की भूमिका, साक्षात्कारकर्ता पूर्वाग्रह, प्रश्नावली बनाने के लिए दिशा निर्देश और प्रश्नावली तैयार करने के सिद्धांत, साथ ही सर्वेक्षण की विश्वसनीयता और वैधता के मुद्दे शामिल हैं। यंत्र। इनमें से प्रत्येक पहलू सर्वेक्षण अनुसंधान की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वसनीय और वैध डेटा प्राप्त करने के लिए यह चरण आवश्यक है। इसलिए एक सर्वेक्षण उपकरण विकसित करने में शोध प्रश्नों को प्रश्नावली में बदलना शामिल है, जिसका उपयोग डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता है।